मैं डॉक्टर विक्रम भारती हूँ। मैं यहाँ पे यमुनानगर में पिछले 19 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। एक आम धारणा जो लोगों की है साइकेट्री के बारे में, वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि सिर्फ पागलपन के मरीजों का इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए ही आया हूँ, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन की हमारे पास मनोरोग से पीड़ित जो मरीज़ आते हैं वो किस किस लक्षणों से आ सकते हैं। पहली चीज़ जो हम कहेंगे, हम रूटीन में जिन बीमारियों का इलाज करते हैं उनमें मरीज़ हमें रूटीन में कहते हैं जी हमें नींद की कमी है, नींद की कमी की वजह से आए हैं। नींद की कमी बहुत सारी दिमागी बीमारियों में होती है, सिर्फ डिप्रेशन में नहीं होती है। पागलपन की बीमारी में भी होती है, तनाव से जुड़ी हुई बीमारियों में भी होती है, और याददाश्त की कमी की बीमारी में, नशों की बीमारियों में, सबके अंदर ऐसी कमियां आ सकती हैं। तो एक लक्षण के आधार पे हम बीमारी डिसाइड नहीं करते। दिमागी बीमारी के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं और कई बार कम्बिनेशन भी होता है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि किन किन लक्षणों के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं और किन किन बीमारियों का हम इलाज करते हैं। पहले नंबर में बताएंगे कि जो याददाश्त से जुड़ी बीमारियां होती हैं, डिमेंशिया, आपने शायद अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में सुना होगा, या रूटीन में लोग कहते हैं कि याददाश्त में कमी आ गई। आमतौर पे याददाश्त में कमी बुज़ुर्गों में ही हम मान के चलते हैं, यंग एज में आने की वजहें अलग अलग होती हैं। और हमारे पास बुज़ुर्ग याददाश्त की कमी के साथ और उसके साथ जुड़ी हुई व्यवहार की कमी के साथ रूटीन में आते हैं। लोग ये कहते हैं बुज़ुर्ग हो गया है, भूलने लगा है, सठिया गया है, ये कॉमन सी बात है। पर क्या वो बीमारी है? ये असेसमेंट की ज़रूरत होती है। और आम तौर पे लोग हमारे पास तभी पहुंचते हैं जब याददाश्त में कमी के साथ व्यवहार की समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। मरीज़ घर से बाहर बिना बताए निकलने को भागता है, सोता नहीं है, परेशान रहता है, और जब घर के लोग परेशान हो जाते हैं तब पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत आ गई। तब तक रूटीन में स्टेज आगे बढ़ चुकी होती है। और जो मरीज़ हमारे पास नशे की वजह से बहुत कॉमनली आते हैं, शराब का नशा या अफ़ीम, बुक्की, स्मैक, चरस, गांजा, स्मोकिंग, नशे की गोलियां लेना, तो ये सब चीज़ें भी हम बीमारी मानते हैं। नशा करना कोई भी सोशल एक्सेप्टेंस की बात बेशक हो गई हो, पर हम सही नहीं मानते। कोई भी नशा किसी भी इंसान का फ़ायदा नहीं करता, और इसको लेने से अगर हमारे रूटीन में, हमारे काम में दिक्कतें आ रही हैं तो निश्चित तौर पे ये बीमारी है। आम तौर पे इसमें भी लोग हमारे पास तब पहुंचते हैं जब नशे का असर दिमाग पे आ जाता है और पागलपन के लक्षण आने लग जाते हैं, या दौरे पड़ने लग जाते हैं, या होश में कमी आने लग जाती है, तो तब हमारे पास लाया जाता है। इसके अलावा एक कॉमन वजह जो आप जानते ही हैं कि पागलपन की बीमारियों का इलाज तो मनोरोग विशेषज्ञ ही करते हैं। और पागलपन की बीमारियों में जिस तरह का लोग आप देखते हैं, सड़क पे घूमते हुए अजीब सा व्यवहार कर रहे होते हैं या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मरीज़ इस बीमारी के जिनका इलाज संभव है, सिर्फ वो हम कहेंगे उनकी कर्म अच्छे नहीं हैं या किस्मत अच्छी नहीं है, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, और थोड़ा सा जोर लगा के इनके जीवन को हम अच्छा जीवन, एक आम नागरिक जैसा जीवन बना सकते हैं। और बीमारियां जो कॉमन बीमारी है वो डिप्रेशन की बीमारी या तनाव से जुड़ी हुई बीमारियां लोग जो समझते हैं। तनाव जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसको हम किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते। तनाव का होना बीमारी नहीं है, पर जब वो अति हो जाए तो हम उसको बीमारी मानते हैं। जैसे अगर किसी की घर में मौत हो जाए, बहुत दुखद हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए, तो हर किसी को अफसोस होता है, पर वो अफसोस मनाने में अगर हम कहें 2 दिन 3 दिन लगें तब तक नॉर्मल है। पर अगर वही जो ग्रीफ है उससे 15 दिन हो गए बाहर नहीं निकल पा रहा, हम कहेंगे बीमारी। अगर कोई इंसान जिसको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, वो फाइनेंशियल लॉसेस होने के बाद परेशान है, तो वो स्वाभाविक है।
पर अगर वही इंसान परेशान होने के साथ अपना कोई भी एफ़र्ट करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, घर में पड़ा ही रहे और सोए ना, रोने ज़्यादा लग जाए, तो या सुसाइड की बातें करने लग जाए, तो हम कहेंगे बीमारी है। तो ये अलग अलग देखने के नज़रिए हैं। और बीमारी है तो उसका इलाज भी है। ज़्यादातर दिमाग की बीमारियों का इलाज संभव भी है। और जो घबराहट, तनाव से जुड़ी बीमारियां जो हम मानते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, एगोराफोबिया कहते हैं, खुली जगहों में डर लगना, बंद जगहों में ज़्यादा घबराहट होना। कुछ लोग होते हैं जो बाथरूम का दरवाज़ा भी ठीक से बंद करके नहीं वॉशरूम जा पाते, तो इसको भी हम बीमारी मानते हैं। जैसे कुछ लोग पब्लिकली बोलने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, इतना कतराते हैं कि अपना उस काम को छोड़ ही देते हैं, तो हम कहेंगे बीमारी है। छोटी मोटी घबराहट, बेचैनी तो हर किसी को होती ही है। और जैसे कुछ लोगों के अंदर वहम की बीमारियां होती हैं, जो साफ़ सफाई ज़्यादा करते हैं, नहाते धोते ज़्यादा हैं। अब आप कहेंगे साफ़ सफाई करना भी कौन सा गुनाह हो गया? साफ़ सफाई हर इंसान के लिए ज़रूरी है, कोरोना टाइम्स में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गई। पर जब वो ज़्यादा होने लग जाए, जिसमें इंसान पता लगा आधा घंटे के लिए हाथ ही धो रहा है, नहाने में 1-1 घंटा लगा दिया, टंकी खाली होगी पर नहाना ख़त्म नहीं हुआ, या एक ही काम को बार बार दोहराई जा रहा है, रोज़ का एक साबुन की टिक्की ख़त्म हो रही है, तो ये वहम की बीमारी है। इसका मतलब सिर्फ ये स्वाभाविक नहीं है, ये बीमारी की श्रेणी में आ गया। ऐसे ही एक बीमारी होती है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें इंसान के अंदर अचानक बहुत तेज़ घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि अभी गया और अभी गया। आमतौर पे ऐसे पेशेंट पहले हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सारी टेस्टिंग करा के फिर हम तक पहुंचते हैं। पर अगर वो हम कहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई उदासी चल रही है, टेंशन तनाव चल रहा है, साथ में कुछ और बीमारियां हैं तनाव से जुड़ी हुई, तो ये बीमारी का आना भी स्वाभाविक ही मान के चलते हैं, इसके साथ आ ही जाती है। और ये दिमागी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ ईसीजी या इको से नहीं होता। और कुछ बीमारियां जैसे दौरे पड़ना। अब दौरे भी कई तरह के होते हैं, कुछ मिर्गी के दौरे होते हैं, कुछ टेंशन से जुड़े दौरे होते हैं। जो टेंशन से जुड़े दौरे होते हैं उनके अंदर इलाज अलग चलता है। प्राइमरीली मेन उनमें काउंसलिंग के ज़रिए इलाज होता है, और कुछ दवाइयाँ काम करेंगी, कुछ काउंसलिंग काम करेगी। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। और डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो औरतों में आ जाती हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज़ हैं, जिसमें जो न्यूली मदर है उसमें के अंदर कुछ उदासी के लक्षण आ जाते हैं। तो आम तौर पे तो अपने आप सेटल हो जाते हैं, पर कुछ के अंदर वो उदासी की बीमारी में तब्दील हो जाते हैं, तो वहाँ उसका इलाज करना ज़रूरी है। कोई 500 में से एक औरत ऐसी भी होती है, माँ ऐसी भी होती है, जिसके अंदर और ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो पागलपन वाले होते हैं, वो भी इलाज हो सकता है। जैसे एक न्यूली जो मदर बनी है वो अपने बच्चे का ध्यान रखना ही बंद कर दे, तो डेफिनेटली उसको दिमागी प्रॉब्लम है। अगर शरीर की कोई बीमारी नहीं है, शरीर के जांचें ठीक हैं, तो दिमागी बीमारी है। और बच्चों के अंदर जैसे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, दिमाग हल्का होता है, हालांकि मंदबुद्धि का इलाज नहीं है और हम ऐसा कभी क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, पर उसके साथ व्यवहार में जुड़ी हुई कई बार समस्याएं होती हैं जो माँ बाप जूझ रहे होते हैं, उनका इलाज संभव होता है। और छोटे बच्चों में कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चे शैतान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बच्चे सारे शैतान होते हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा, और ये एक आम धारणा भी है कि बच्चे तो शैतान होंगे ही, और हम पूरी तरह से एग्री भी करते हैं इस बात से। पर अगर वो शैतानी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आने लग गई, बच्चा संभल ही नहीं रहा, बच्चा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है जो एंटी सोशल भी हैं, घर में बार बार आग लगाना, छोटी मोटी चोरी करने लग जाना, या बाहर सारा दिन घूमते रहना, बिना बताए चले जाना, और वो भी पता लगे माँ बाप को भी कुछ ऐसा करके आया है जो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। सो हम कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर उस श्रेणी में डाल देते हैं। जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं,
एक सर्टेन एज होती है जब तक बच्चों का बिस्तर गीला करना स्वाभाविक है, पर अगर उससे ज़्यादा उम्र तक कर रहे हैं तो वो भी एक दिमागी बीमारी में माना जाता है। ऐसे ही हमारे पास लोग आते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ, जो मैं बीच में जिक्र करना रह गया मुझसे। तो मेजॉरिटी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो साइकेट्रिस्ट के डोमेन में होती हैं, और उसमें प्राइमरीली काउंसलिंग और थोड़ी बहुत मेडिसिन से काम चल जाता है। और उसमें भी हम रूटीन में यही देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि शरीर का रोग है, ये शरीर का रोग नहीं, ये मन का रोग है, और मन तो बीमार हो ही सकता है। चाहे विपरीत परिस्थितियाँ जब भी आएंगी तो मन की बीमारी तो हो ही सकती है। ये जो अभी हमारी बातचीत डिस्कशन हुई है, ये प्राइमरीली एक मैंने सिर्फ आपको मोटे मोटे तौर पे बताया कि क्या लक्षण हैं, किस तरीके से बीमारियां होती हैं। हम दिमाग की बीमारियों के बारे में एक एक करके आगे डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।